I'm Dr. Rajiv. We'll continue with the CVS. We have already done 6 lectures on it. We have conducted webinars on it. So let's talk about some basics about CVS. So we'll start with, like CVS is cardiovascular system, right? So we'll start with the vessels pathology and we'll go to MI. ये हम लोग का तरीका होगा पढ़ने का, ठीक है, एकदम बेसिक इंटीग्रेटेड, राइट। देखिए सबसे पहले ये हम वेसल का ल्यूमेन बनाए, ठीक है, और यहाँ पे ये सेल्स है, राइट, और उसके नीचे में ये रहा एंडो, एक मिनट, स्मूथ मसल्स, ओके। अब यहाँ पे अगर इसको हम सेल्स मानते हैं तो देखिए अगर मान लीजिए कि ये सेल्स में हाईली डिपॉजिट होने स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे हाइलिन नेक्रोसिस हो रही है, राइट। यहाँ पे देखिए फिब्रिनॉइड डिपोजिशन होता है, ठीक है, तो ये सेल्स पे डिपॉजिट हो रहे हैं, राइट। या फिर मान लीजिए स्मूथ मसल का हाइपरप्लेसिया हो रहा है, ठीक, तो देयर विल बी डुप्लीकेशन ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे ये जितने भी पैथोलॉजी है मैं एक जगह करके बताना चाह रहा था कि इसी सेल्स को जब वो अंदर की तरफ चला जाता है और आपका इवन जो ये है आपका स्मूथ मसल से उसको एनकोच कर लेता है, तो जिसको हम लोग एन्यूरिज्म बोलते हैं, और फिर वो रप्चर होता है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। एम्बोलिज्म जो होता है ये आपका थ्रोम्बोसिस हो जाती है, उसके बाद ये थ्रोम्बो एम्बोलिज्म होता है, ठीक है। ये सब के बारे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। दिस इज़ प्योर पैथोलॉजी, आई बिलीव दैट यू ऑल नो अबाउट इट, ठीक है। बहुत सारे टर्म्स है, पप्यूरा, पेटिकी, सर्जरी के वीडियोस में ये सब मैंने दिखाया भी था, डिस्कस भी किया था सर्जरी पार्ट 3 में, ठीक है, जब हम लोग बेली लव से डिस्कस कर रहे थे। सो दीज आर द थिंग्स जो आपको जानना है, बेसिक्स, ओके। तो नॉर्मल को हमेशा एबनॉर्मल से कंपेयर करना है, राइट, हिस्टोलॉजी को पैथोलॉजी से कंपेयर करना है, ठीक है। तो ये हमारा पढ़ने का तरीका रहेगा। कुछ टर्म्स है जो जानना बहुत ज़रूरी है। एक है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, ये टर्म को हम लोग तोड़ते हैं, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, इट इज़ अ कंडीशन जिसमें हार्डनिंग होता है किसका, आर्टरी का, समझ में आ गया, ऐसा कंडीशन जिसमें हार्डनिंग होता है आर्टरी का, ठीक है। सबसे पहला क्या होगा, मॉकेनबर्ग मीडियल कैल्सिफिक स्क्लेरोसिस, इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। नाउ जो मीडिया होता है, जो हम लोग लेयर्स पढ़ते हैं पूरे वेसल्स के, उसमें जो मीडिया होता है और उसके अंदर में रहता है, ये रहा एंडोथीलियम, ये है हमारा एंडोथीलियम, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, हिस्टोपैथोलॉजिकल जो एग्जामिनेशन हम लोग करते हैं, तो जब हम लोग स्टेनिंग करते हैं, ठीक है, तो ये स्टेन करने से कैल्शियम डिपोजिशन कैसा दिखता है ये हम लोग पढ़ते हैं पहले। तो अगर H&E स्टेन अगर यूज़ करेंगे, ठीक है, तो वो बेसोफिलिक होने के कारण ब्लू दिखता है, ठीक है। और अगर वॉन कॉसस स्टेन करेंगे, वॉन कॉसस से स्टेनिंग करेंगे तो वो ब्लैक दिखता है, कैल्शियम डिपॉजिट्स, ठीक है। और अगर एलिजारिन रेड से किया जाएगा तो नाम में ही है, वो रेड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ H&E से कर देंगे तो उससे क्या कैल्शियम कैसे दिखेगा, ब्लू दिखेगा, ठीक है। देयर विल बी डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम एंड देयर विल बी हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज, ठीक है। मॉकेनबर्ग मीडियल कैल्सिफिक स्क्लेरोसिस। दूसरा क्या है, एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरो का मतलब क्या होता है, एथेरोमा, एथेरोमा और एथेरोमेटस प्लेग, इसके बारे में डिटेल जानेंगे अभी कुछ देर बाद, ठीक है। इट ऑब्स्ट्रक्टिंग द ल्यूमेन, उससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर शूट अप कर सकता है किसी स्ट्रेस कंडीशन में, बहुत सारी चीज़ें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देयर विल बी समथिंग कॉल्ड इनिशिएटिंग इवेंट, उससे क्या होगा, एंडोथेलियल इंजुरी हो गई है तो उसमें हम लोग का स्मूथ मसल हाइपरप्लेशिया होने लगेगा और लिपिड्स जो एक्स्ट्रा या इंट्रासेलुलर हो वो डिपॉजिट होने लगेगा। इन दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं एथेरोमा, मतलब स्मूथ मसल का हाइपरप्लेसिया प्लस लिपिड्स, राइट, इसको बोलते हैं प्लेक, एथेरोमेटस प्लेक। अब यहाँ दो तरह का होता है, एक प्लेक होता है, प्लेक कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, वल्नरेबल प्लेक और स्टेबल प्लेक। वल्नरेबल प्लेक इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें फाइब्रस कैप जो होता है, ये जो आपको दिख रहा है फाइब्रस कैप, ये बहुत थिन होता है, ठीक है, और इसमें आरबीसीज बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, एंड लिपिड कोर भी इसका बड़ा होता है, ठीक। यहाँ पे क्या होता है, स्टेबल प्लेक जो होता है उसमें एक इतना बड़ा सा, देखिए आप देख सकते हैं, आपका एक बैरियर होता है, राइट। तो दिस इज़ अ थिक फाइब्रस कैप
ठीक है, जिसमें आरबीसी भी डब्ल्यूबीसी भी बहुत कम रहेंगे और लिपिड कोर भी बहुत छोटा सा रहेगा। ठीक है, ये है बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ प्लेग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का मतलब क्या हो गया, आर्टेरियोल में हार्डनिंग हो रही है। ठीक है, अब देर विल बी हाइपरटेंसिव चेंजेस इन द आर्टेरियोल्स, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। अगर मान लीजिए बिनाइन हाइपरटेंशन होगा और मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन होगा। ठीक है, बिनाइन मतलब नरम कमज़ोर है ना, मैलिग्नेंट मतलब डेंजरस खतरनाक है ना, इस तरह। तो बिनाइन हाइपरटेंशन जो हो गया उसमें क्या हो रहा है, उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, देर विल बी हाइलीन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। ठीक है, जहाँ पे हाइलीन का डिपोजिशन होगी और ये रहा हमारा स्मूथ मसल और ये रहा एंडोथेलियम। ठीक है, और यहाँ पे फ्ली बीटन अपीयरेंस एक आता है, स्मूथ मसल हाइपरप्लेसिया तो हो गई, हाइपर इलास्टिक आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होती है मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन में। मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन में से आएगा जब हम लोग पास स्टैनिंग करेंगे तो एकदम वो प्याज जो होता है, प्याज का छिलका जैसे लगेगा, ऑनियन स्किन अपीयरेंस, ऑनियन स्किन अपीयरेंस या ऑनियन पील अपीयरेंस। ठीक है, ये चीज़ आप जान गए। ठीक है, अब देखते हैं नाउ मैलिग्नेंट नेफ्रोस्क्लेरोसिस जो होता है, मैलिग्नेंट नेफ्रोस्क्लेरोसिस, दैट विल बी अ फ्ली बीटन किडनी। ठीक है, क्योंकि नेफ्रो है, नेफ्रो मीन्स किडनी, राइट। सो मैलिग्नेंट फ्ली बीटन किडनी, तो मैलिग्नेंट नेफ्रोस्क्लेरोसिस, इट इज़ ड्यू टू पेटिकल हेमरेज इन द फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस ऑफ किडनी। सो देर विल बी फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस, राइट। इवन जो पैथोलॉजी पढ़ते हैं वो इसमें शॉर्ट नोट आता है फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस का, ये और उसका एग्जाम्पल बताइए। ठीक है, नाउ एथेरोमा क्या होता है, एथेरोमा मीन्स एथेरोमेटस प्लेक। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ द मैक्रोफेज सेल्स, लिपिड्स, कैल्शियम, वेरिएबल अमाउंट ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, राइट। इट मे इंट्रूड इनटू द चैनल ऑफ आर्टरी, नैरोइंग इट एंड रेस्ट्रिक्टिंग ब्लड फ्लो। ठीक है, एथेरोमा is the pathological basis of atherosclerosis which further leads to ischemic heart disease। तो बेसिकली हम लोग को ischemic heart disease का ये बेसिस बनाता है, इट इज़ द पैथोलॉजिकल बेसिस। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि बताइए वाई ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन रिजल्ट इन द एथेरोमा फॉर्मेशन विच ड्यू टू इन्फ्लेमेशन, राइट, तो उसमें आप लिख सकते हैं ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन जितने भी होते हैं, अगर किसी का हीमोग्लोबिन, किसी का ब्लड शुगर लेवल बहुत बढ़ा हुआ है, डायबिटिक पेशेंट है, बहुत ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, तो हीमोग्लोबिन जो स्ट्रक्चर होती है उसमें हो जाता है ग्लाइकेशन। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। हम लोग HB1AC पढ़ते हैं। ठीक है, इट तो वो उससे होता क्या है कि इट इंक्रीजेस द रिएक्टिविटी ऑफ द फ्री रेडिकल्स इनसाइड द ब्लड सेल। तो ब्लड सेल में फ्री रेडिकल्स का रिएक्टिविटी बढ़ा देता है। उससे क्या होगा, उससे देखिए क्या हो रहा है, आयरन जो +2 स्टेट में था वो +3 स्टेट में हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, आयरन हीमोग्लोबिन जो है वो अनस्टेबल हो जाएगा, तो इट क्लम्प टुगेदर वाया क्रॉस लिंकिंग रिएक्शन। उससे क्या होगा, कॉजिंग एंडोथेलियल डैमेज विच कॉजेज द मैक्रोफेज एंड मोनोसाइट एडेशन प्रोटीन प्रोडक्शन। तो एडेशन प्रोटीन का प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा और साथ में क्रॉस लिंकिंग रिएक्शन होने लगेगा, द आरबीसी सब एक दूसरे पे क्लम्पिंग होने लगेंगे। उससे क्या होगा, एथेरोमा का फॉर्मेशन होगा। और क्या होगा, और क्या होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कास्केड पूछा जाता है। जब ये फ्री रेडिकल्स आएंगे तो इट ऑल्टर्स द सेल मेम्ब्रेन प्रॉपर्टीज। उससे क्या होगा, VWF वॉन विलिब्रेंट फैक्टर जो होते हैं उस वो रिलीज होता है फ्रॉम द एंडोथेलियल सेल ऑन इट सरफेस। ठीक है, नाउ VWF जो है इट बाइंड्स विद द GP1B ऑफ द प्लेटलेट। प्लेटलेट में GP ग्लाइकोप्रोटीन 1B करके एक प्रोटीन होती है। ठीक है, नाउ GP1B फर्दर बाइंड्स विद द GP2A3B। ठीक है, देखिए कंफ्यूज नहीं करना है, यहाँ पे VWF बोले हम वॉन विलिब्रेंट फैक्टर, यहाँ GP1B बोले वो प्लेटलेट्स आया, वॉन विलिब्रेंट फैक्टर कहाँ से आया, एंडोथेलियल सेल से आया। ठीक है, और GP1B जो होता है वो GP2A और 3B से बना के कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, वाया द फिब्रिनोजन कॉजिंग द प्लेटलेट एग्रीगेशन इन द वेसल। उससे क्या होता है, एथेरोमा का फॉर्मेशन होता है। मतलब ये दोनों जो है ये मिलके एथेरोमा बनाए, तो एथेरोमा बन गया, हम जान गए। अब कुछ बीमारियां होते हैं जो MCQs के फॉर्म में पूछा जाता है। अगर VWF फैक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ा रहेगा तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, TTP। ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ठीक है, नाउ अगर VWF फैक्टर बहुत कम रहेगा तो ये वॉन विलिफॉर्म डिजीज़ हो जाता है। ठीक है, अगर देयर इज़ अ डिफिशियंसी ऑफ GP1B तो इसको बर्नार्ड सोल्जर सिंड्रोम होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है।
और डेफिनेशन में अगर डिफिशियंसी हो जाती है आपका GP2B3A का, तो ग्लांसमैन थ्रोम्बोस्थेनिया हो जाता है। MCQs में आपको ये सब ऑप्शंस में भी मिलेंगे, और एक क्वेश्चन तो हर साल पूछा जाता है लगभग इस जगह से, ठीक है। ऑटो एंटीबॉडी अगेंस्ट ये दोनों अगर बन जाए, GP1B या GP2A 2B3A, तो उसको हम लोग बोलते हैं ITP, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ठीक है, परप्यूरा, थ्रोम्बोसाइटिक परप्यूरा, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये देखिए TTP था, ये VWD था, ये बर्नार्ड सोलियर था, ये ग्लांसमैन थ्रोम्बोसाइटोपेनिया था, सॉरी बंगला कहाँ से आ गया, और ये एक ITP हो गया, ठीक है। अब देखते हैं नाउ एथेरोस्क्लेरोसिस जो होता है, ठीक है, एथेरोमा ऑब्स्ट्रक्टिव ल्यूमेट, इट इज़ अ सब टाइप ऑफ आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पैथोजेनेसिस में हम लोग क्या पढ़े थे कि इनिशिएटिव इवेंट होते हैं जिससे एंडोथेलियल इंजरी होती है, स्मूथ मसल से हाइपरप्लेसिया होता है, लिपिड ये सब आके एथेरोमा बनाता है। नाउ एथेरोमा क्या करता है, ब्लड सप्लाई को मायोकार्डियम में कम कर देता है, जिससे क्या होता है, इस्कीमिया। अब यहाँ पे आएगा पेन, इस्कीमिया मतलब ब्लड कम हो जा रहा है, तो जहाँ कम हो रहा है वो चिल्लाएगा, रोएगा, बोले कि नहीं नहीं मेरे को खून नहीं मिल रहा, खून नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, तो वहाँ पे होगा इस्कीमिक पेन, ठीक है। उससे क्या होगा, अगर वो उसको ठीक नहीं किया जाएगा तो इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ के रूप में चला जाएगा। इफ़ स्टिल रिमेन अनट्रीटेड, तो क्या होगा, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक जो है वो रप्चर कर जाएगा, जिससे एक्यूट थ्रोम्बोसिस होगा, और उससे मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। यहाँ तक तो आपका एंजाइना था। एंजाइना का मतलब क्या होता है, पेन, वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि अगर वो अनट्रीटेड रह गया, ठीक है, तो वहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस प्लेक क्या करेगा, रप्चर करेगा, रप्चर करके एक्यूट थ्रोम्बोसिस होगी, जिससे मायोकार्डियल इन्फेक्शन होगा, जो हम लोग AMI के बारे में हम लोग बेसिक डिस्कशन कर चुके थे, ठीक है। मेरे पुराने वीडियोस को देखिएगा, उसमें हम लोग बेसिक डिस्कशन किए थे MI के बारे में, या किसी भी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बताए थे। नाउ इवोल्यूशन ऑफ MI जो होता है, उसमें हम लोग कुछ आवर्स के बारे में बोलते हैं, 0 to 24 आवर्स में क्या होता है, देन 1 to 3 डेज़ में क्या होता है, एंड देन 3 to 4 डेज़ में क्या होता है, और लास्ट में 20 वीक्स टू मंथ्स में हमारा क्या होता है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि 0 to 24 आवर्स में एक्चुअली होता क्या है। तो देर विल बी ऑक्लूडेड आर्टरी, जिससे इन्फाक्ट होने का चांस बढ़ जाता है, मतलब जहाँ तक ब्लड सप्लाई हो रहा है दैट इज़ वेरी गुड, उसके बाद जहाँ ब्लड सप्लाई रुक गया, वहाँ पे लोग चिल्ला चिल्ला के मरना शुरू कर देंगे कि हमको भूख लगा है, भूख लगा, भूख लगा है, खाना नहीं देगा तो फिर वो मर जाएगा, तो इन्फाक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देर विल बी इन्फाक्ट होने के बाद अर्ली कोएगुलेटिव नेक्रोसिस, ये भी शॉर्ट नोट आता है पैथोलॉजी में, जनरल पैथोलॉजी में, ठीक है, और इसके एग्जाम्पल्स भी पूछे जाते हैं कि कोएगुलेटिव नेक्रोसिस क्या है, राइट। नाउ इडीमा होता है, हेमरेज होता है, वेवी फाइबर्स होते हैं, और न्यूट्रोफिल वहाँ पे एक्टिवली काम करना स्टार्ट करता है। सबसे पहले हमेशा न्यूट्रोफिल आता है, कहीं भी कोई भी इंजरी होगी सबसे पहले न्यूट्रोफिल आएगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखिए देयर विल बी रिपरफ्यूजन इंजुरी, ठीक है, एसोसिएट विद द जनरेशन ऑफ द फ्री रेडिकल्स, जिसके बारे में हम बताएं। उससे क्या होगा, देयर विल बी हाइपर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मायोफाइब्रिल्स, ठीक है। उससे क्या होता है, ड्यू टू इंक्रीज फ्री कैल्शियम इन्फ्लक्स ज़्यादा होने के कारण वहाँ पे हाइपर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मायोफाइब्रिल्स होने लगेगा, ठीक है। तो ये एक दिन तक हुआ, 24 आवर्स ये से हुआ, ठीक। उसके बाद क्या होता है, कोएगुलेशन नेक्रोसिस एक्सटेंसिव होने लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा सेल अब मरने लगेगा, सड़ने लगेगा, राइट। काम वो ख़त्म हो रहा है, वो ख़राब हो रहा है, वो टिश्यू अब मतलब टिश्यू सराउंडिंग द इन्फाक्ट शोज एक्यूट इन्फ्लेमेशन विद द न्यूट्रोफिल पूरा भर भर के आएगा, और वहाँ पे एक्यूट इन्फ्लेमेशन होगा। ये भी पैथो का, जनरल पैथो का शॉर्ट नोट के रूप में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट। पूरा एक्यूट इन्फ्लेमेशन का कास्केड पूछा जाता है, हाउ मतलब क्या क्या होता है, राइट। अच्छा, उसके बाद 3 से 4 दिन के अंदर में क्या होता है कि मैक्रोफेज अराइव्स, यहाँ पे मैक्रोफेज का आना स्टार्ट हो जाता है। नाउ मैक्रोफेज सराउंड द इन्फाक्ट विद द न्यूट्रोफिल फॉर्मिंग द ग्रैनुलेशन टिश्यू एट द मार्जिन्स। तो यहाँ पे शॉर्ट नोट ग्रैनुलेशन टिश्यू का भी आता है, ठीक है। तो ये जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं, ये आपका एक MCQ बन सकता है कि कौन सा स्टेज में क्या हो रहा है, ठीक है। नाउ 20 वीक्स टू मंथ्स में क्या होता है, देयर विल बी ए स्कार फॉर्मेशन। इंपॉर्टेंट क्या है, एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जैसे हाइपरट्रॉफिक स्कार क्या होता है ना, और उसको मतलब इवन स्कार मतलब अलग अलग मतलब इससे हम लोग ये करते हैं, ठीक है। तो स्कार होता क्या है, ठीक है, कि इसके बारे भी हम लोग जनरल जो सर्जरी के क्वेश्चंस थे उसमें भी हम लोग इसको पढ़े थे थोड़ा सा। तो हमेशा पैथो को हम लोग सर्जरी से कंपेयर करके पढ़ सकते हैं, पैथो, ऑन्को, सर्जरी, ये तीनों को एक साथ पढ़ना चाहिए आइडियली,
राइट, एंड लाइक फिजियो मेडिसिन एक साथ पढ़ना चाहिए, ठीक है, और बायोकेमिस्ट्री, सर्जरी, सॉरी बायोकेमिस्ट्री, पीडियाट्रिक्स, इसको एक साथ पढ़ना चाहिए। तो ये कॉमन सेंस है। और एनाटॉमी ले लो तो एनाटॉमी भैया हर जगह है, एनाटॉमी हर जगह, कोई भी कॉन्जेनिटल एनोमली देखोगे तो एम्ब्रोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो दीज आर लाइक बेसिक थिंग्स यू शुड अंडरस्टैंड। अगर नहीं समझ में आता है कैसे पढ़ना है, सिलेबस ज़्यादा टफ नहीं है, सिलेबस को टफ बनाया गया है, और आप लोग ना देख के ही डर जाते हैं कि पता नहीं इसको कैसे ख़त्म करेंगे, राइट। सो अल्टीमेटली वो स्कार फॉर्मेशन हो जाती है, और म्यूरल दिस इज एम, म्यूरल थ्रोम्बस जो होता है, ये भी शॉर्ट नोट आता है कभी कभी। तो म्यूरल थ्रोम्बस क्या होता है, कैसे बनता है, ये भी आपको पूछा जाता है, राइट। अब डायग्नोसिस कैसे कीजिएगा एमआई का, तो हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे एंड बायोमार्कर्स देखेंगे। तो सबसे पहले 6 घंटा के अंदर में ईसीजी इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड। सबसे पहले कुछ नहीं आया, पेशेंट मेरे पास आया, सबसे पहले हम बोलेंगे भैया ईसीजी करके लाओ, ठीक है। ईसीजी हो जाने के बाद फिर हम लोग कुछ उसको दूसरे टेस्ट करने के लिए देखेंगे, उसको एडमिट करेंगे, उसको स्टेबलाइज करेंगे, ठीक है। उसके बाद उसका ब्लड रीड करेंगे, तो उसमें कार्डियक ट्रोपोनिन आई हम लोग देखते हैं। इट राइजेज आफ्टर 4 आवर्स एंड पीक इन द 24 आवर्स। तो ये हमारा फर्स्ट मार्कर है, बेस्ट मार्कर है एक तरह का, बेस्ट नहीं है लाइक फर्स्ट मार्कर हम लोग यही देखते हैं, ठीक है ना, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हो जाते हैं डायग्नोसिस में जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा, तो और कौन कौन से कंडीशन में आपका ट्रोपोनिन आई बढ़ता है ये जानना होता है, क्योंकि डीडी हम लोग को करना होता है, मतलब डिफरेंशियल डायग्नोसिस। हमेशा सिंगल कोई ऑब्जेक्टिव नहीं हम लोग बोलते, ठीक है। इफ इंक्रीज फॉर 7 to 10 days होता है, देन इट डिक्रीजेस एंड देन बिकम नॉर्मल, ठीक है। मोर स्पेसिफिक देन द अदर प्रोटीन मार्कर्स, इट इज स्पेसिफिक, समझ में आ रहा है, इट इज स्पेसिफिक नॉट सेंसिटिव, स्पेसिफिक, ठीक है। तो 7 से 10 दिन में बढ़ेगा, फिर उसके बाद घट जाएगा, ठीक है। एक होता है CKMB, CKMB इट राइजेस आफ्टर लाइक ये 6 to 12 आवर्स, वो 6 घंटे तक बढ़ा, ये 6 से 12। इट पीक्स एट 16 to 12 आवर्स, 24 आवर्स एंड रिटर्न्स टू नॉर्मल आफ्टर 48 आवर्स। 2 दिन में ये नॉर्मल हो जाएगा। हैंस यूज इन द री इन्फेक्शन पेशेंट की री इन्फेक्शन हो रहा है कि नहीं, ये ना उसको हम लोग देखने के लिए CKMB करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, normally LDH1 is higher than the LDH2. This is a potent MCQ, आ चुका है, बहुत बार आ चुका है, अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरह से आया है, ठीक है। बट इन MI केस में क्या होता है, LDH2 विच इज ओनली रिलेटेड टू द हार्ट इज इंक्रीज्ड। जो हार्ट में रहता है LDH2 वो बढ़ जाता है, सो देर इज अ LDH रिवर्सल। तो LDH2 इज मोर देन LDH1, ठीक है। सो देर इज अ फ्लिपिंग ऑफ LDH इन द MI, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका एक डायग्राम हो गया जिसमें आपका आवर्स ऑफ ऑनसेट यहाँ दिखाया जा रहा है। तो CKMB का देखिए 24 आवर्स और 48 आवर्स में ड्रॉप करने लगता है। ट्रोपोनिन आई जो है ये भी सिमिलरली 24 आवर्स में राइज करता है, और 7 डेज में ऑटोमेटिकली सब लोग कम होना स्टार्ट हो जाता है, ये यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं। 2017 के एक एग्जाम में आया था कि एंजाइना पेक्टोरिस इज बेस्ट डायग्नोसिस बाय। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है हिस्ट्री, पेशेंट का हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। ECG, इको और कार्डियक एंजाइम जो होता है कभी कभी नॉर्मल भी होता है, बट एंजाइना का हम बात कर रहे हैं, पेन हो रहा है, कहाँ हो रहा है पेन, चेस्ट में, पेक्टोरिस मतलब चेस्ट, ठीक है। तो ये हो गया। अल्टीमेटली क्या होता है कि जो प्लेग बनता है कोरोनरी आर्टरी में, ठीक है, तो वहाँ पे नॉर्मल जितना सप्लाई होता है और डिमांड उस पर क्वेश्चन होता है कि नॉर्मल तो चलो ठीक है, नॉर्मली काम कर रहा है, लेकिन अगर तुम्हारा किसी तरह के स्ट्रेस हम वॉकिंग करवाते हैं, एक्सरसाइज करता है, सीढ़ी चढ़ता है, तो क्या होगा, डिमांड तो बढ़ जाएगा बट सप्लाई क्या होगा, कम ही रहेगा, क्योंकि ये तो पूरा उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। तो हार्ट रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। और बढ़ जाने के बाद देयर विल बी टिश्यू इस्कीमिया, चिल्लाएगा कि हमको खाना नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है ना, पानी नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा, देयर विल बी पेन इन द चेस्ट। सबसे पहला चीज़ आपको क्या होगा, एंजाइना। तो एंजाइना विल ऑलवेज प्रिसीड द मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हो गया। देयर विल बी स्क्वीजिंग काइंड ऑफ पेन, है ना, छाती पे एकदम हाथ पकड़ के एकदम चिल्लाएगा। और ये तुम लोग ये जाके गूगल में सर्च करो कि लेवाइन साइन होता क्या, देखने में कैसे लिखता है। पेशेंट तुम्हारे पास इमरजेंसी में एकदम यही साइन लेके आएगा, ठीक है। एंड देयर विल बी एक्सर्शनल चेस्ट पेन, है ना, एंजाइना असेसमेंट करते हैं। जो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि रोज क्वेश्चनेयर जो है उसको किस से, ROSE रोज, गुलाब, ठीक है ना। तो गुलाब का जो है, मतलब गुलाब नहीं है, मतलब एक्चुअली रोज़ आदमी का नाम था। तो रोज़ क्वेश्चनेयर जो है वो एंजाइना का असेसमेंट यूज़ किया जाता है। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2K17 क्वेश्चन, ठीक है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन एग्जाम में आया था। एक क्वेश्चन मैंने ये बताया था कि व्हाट इज सीन इन रिलेशन टू द LDH लेवल्स इन MI। तो हम लोग बताए थे कि ये ऐसा होता है, देयर इज़ अ फ्लिपिंग, ठीक है। सो देयर इज़ अ फ्लिप,
ओके, नॉर्मली जो होता है, आई थिंक आई हैव रिटन रॉन्ग, या नॉर्मली जो होता है देयर इज़ अ फ्लिपिंग, ठीक है, क्योंकि LDH2 क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है, LDH2 ज़्यादा होता है, यहाँ मैंने गलत बताया है, LDH2 ज़्यादा होता है, ठीक है, और यहाँ LDH1 LDH2, ठीक है, सो LDH2 विल बी मोर देन LDH1, ठीक है ना, कि ये LDH-MI में ऐसा रिवर्सल हो जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट टू राइज इज द ट्रोपोनिन टी, फर्स्ट टू राइज इज द ट्रोपोनिन टी। तो ट्रोपोनिन टी बढ़ता कितना है, 2 से 4 घंटा में, ख़त्म कितना होता है, 10 से 14 दिन के अंदर, ठीक है। और CPK-MB क्या होता है, 4 से 8 घंटा में बढ़ता है, 8 से 72 घंटा में कम हो जाता है, इवन 4 to 48 आवर्स में ही कम होना स्टार्ट हो जाता है मैक्सिमम। LDH जो होता है, ठीक है, वो 2 से 3 दिन में क्या होता है, बढ़ता है, और 7 to 8 डेज में कम होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और CPK-MB जो है उसको री इन्फॉक्शन जो होता है उसमें हम लोग चेक करने में उसको यूज़ करते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच इज द फॉलोइंग द फर्स्ट फीचर ऑफ एक्यूट MI इन द ECG, सबसे पहले क्या दिखा जाएगा, तो सबसे पहले टॉल T वेव, फिर ST एलिवेशन, फिर T इन्वर्जन, फिर Q वेव। दिस इज द ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस, पहले पहले क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले एक नॉर्मल ECG देखो लगभग कुछ इस तरह का बनेगा, छोटा सा बच्चा जैसे बना दिए हम, ठीक है। एक्यूट MI का ECG जो होता है सबसे पहले यहाँ पे M साइन आता है, देखो M बन गया एक तरह से, देख रहे हैं, M पैटर्न टाइप का हो गया, राइट। क्या हुआ, मतलब T वेव बढ़ गया, तो दिस इज द फर्स्ट साइन, T वेव सबसे पहले बढ़ेगा, तो देर इज अ M साइन काइंड ऑफ, ठीक, मतलब क्या हुआ, ये भी बढ़ा हुआ है, ये भी बढ़ा हुआ है। उसके बाद क्या हुआ, देखो देर इज अ स्लूपिंग, ये देख रहे हो ये वाला, ठीक है। सेकेंड साइन क्या है, ST एलिवेशन, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा, देखिए ये हमारा P हो गया, ये Q R S हो गया, ये T हो गया, तो दिस इज ST सेगमेंट। ये जो दो वेव के बीच में पार्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेगमेंट, ठीक है। तो ST का क्या हो गया, एलिवेशन, ये जो था वो बढ़ गया, ठीक है। और T का क्या हो गया, इन्वर्जन, T का क्या हो गया, इन्वर्जन। तो सबसे पहले ST एलिवेशन हुआ, ST सेगमेंट बढ़ गया, और उसके बाद क्या हो गया, T इन्वर्जन 8 से 12 घंटा में, 2 से 4 घंटा में ST एलिवेशन हुआ, और T इन्वर्जन 8 से 12 घंटा में हुआ, और साथ में देयर इज अ परमानेंट Q वेव जो है वो 4 साइन 1 से 2 दिन में वो बन जाएगा, हमारा ECG कुछ इस तरह का दिखेगा, राइट। चलिए, तो मोस्ट कॉमन साइट फॉर MI क्या था, एंटीरियर सेप्टल वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, 2016 में पूछा गया था। ब्रेडिकार्डिया इज अ फीचर ऑफ इंफीरियर वॉल MI, ये भी इंपॉर्टेंट है, 2015 में पूछा गया है। विच ड्रग यूज टू कोट द स्टेंट, ये सब नाम सबको जान के रखने हैं, नए नए ड्रग्स जो आएंगे वो भी जान के रखना है, पैक्लिटैक्सेल और सिरोलिमस, ये सब। ड्रेसलर सिंड्रोम एसोसिएटेड विद द MI, ठीक है ना, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2017 में आया था। विच टेस्ट इज परफॉर्म टू टेस्ट स्टंट मायोकार्डियल इस्कीमिया, दैट इज द पेट स्कैन। पेट स्कैन से हम लोग पता करते क्या होता है, राइट। एक होता है स्लो फ्लो फिनोमिनन, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जब इस्कीमिक हार्ट डिजीज पढ़ेंगे, तो इट इज एसोसिएटेड विद द इस्कीमिक हार्ट डिजीज। गैटसन स्कोर जो होता है वो CT स्कैन होता है हार्ट का, है ना, उसमें क्वान्टिफिकेशन ऑफ द कैल्सिफाइड प्लेग देखा जाता है, वो 2019 में पूछा गया था। नाउ इसके साथ ही हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं, तो कुछ न्यू MCQs के लिए हम लोग कुछ न्यू ड्रग्स के बारे में जो कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में यूज़ किया जाता है वो भी हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एक होता है लीवोसीमेंडन, ठीक है ना, ये क्या करता है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस को कम करता है और कार्डियक आउटपुट को बढ़ाता है, ठीक है। एक होता है इवासिराइड, देखो इवासिटिराइड, ठीक है, ये BNP एनालॉग है, क्या करता है, BNP अगर बढ़ेगा तो नाइट्रियूरेसिस करेगा, ठीक है। सिमिलरली सेक्यूबिट्रिल और सैम्प्लिडाट, एक होता है नेप्रिलाइसिन इनिबिटर, एक होता है न्यूरोपेप्टिडेज इनिबिटर, ये दोनों मिलकर क्या करेगा, BNP को बढ़ाएगा, ठीक है। कैसे बढ़ाएगा, क्या करेगा, वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ANS का वीडियो में। अब ये नाइट्रियूरेसिस जो होता है ये एक्चुअली मेन मतलब दिस इज़ द वे जिस तरह से तुम्हारा CCF में काम करता है, राइट। एक एप्रिनोन जो है वो पोटेशियम स्पेरिंग डायबिटिक है, स्पाइनोलेक्टोन का भाई है। सेक्यूबिट्रिल जो है वो वाल्सर्टन के साथ में यूज़ किया जा रहा है, ये एक नया कॉम्बिनेशन है, आप जान के रखिए। मिकाब्रिल है, ये मायोसिन एक्टिवेटर है, मायोसिन को एक्टिवेट करता है, ठीक है ना। और हाइड्रोलाजीन जो है वो और नाइट्रेट के साथ दोनों को यूज़ किया जाता है, एक आफ्टर लोड कम कर रहा है, एक प्री लोड कम कर रहा है, ठीक है ना। वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाता है, एक ड्रग का नाम बताओ जो आफ्टर लोड कम करेगा, एक ड्रग का नाम बताओ जो प्री लोड कम करेगा, और सिल्डोनाफिल तो एकदम हमारा मतलब पढ़ा हुआ चीज़ है, राइट। सो आई एम कंप्लीटिंग इट, ओके, सो विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके। दिस वाज द 7th वीडियो ऑफ द CVS।